नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी के क्षेत्र में और भी ज्यादा सफलता मिल सके। हाल ही में जो अधिनियम लागू किए गए हैं उनको लेकर कई तरह की शंकाएं हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा फार्मिंग एक्ट 2020। तो कौन सी शंकाएं हैं और किस तरह से उनका समाधान किया जा सकता है। समय समय पर जो हमारी सरकार है वो कई तरह की योजनाएं और अधिनियम जो बिल हैं वो लेकर आती हैं किसानों के लिए, जिससे कि खेती किसानी में उन्हें और भी ज़्यादा मदद मिल सके। तो अगर आप इस फार्मिंग एक्ट 2020 के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपके अंदर कोई शंका है, कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और जब भी आप फोन करें तो बस अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, जिससे कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन तक आपका जो प्रश्न है वो साफ आवाज़ में सुनाई दे पाए। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर AK सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फोन कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं श्री रुद्र प्रताप सिंह चौहान जी, जो कि एक स्वयं उद्यमी जो है वो फार्मर हैं और इस विषय के संबंध में भी हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है रुद्र जी। नमस्कार जी। तो फिर आइए कार्यक्रम में जो है वो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, जैसे कि मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये जो अधिनियम है ये किसानों के हित में है और इससे कई तरह की जो है वो सुगमता आएगी और किसानों को कई तरह की जो है वो राहत मिलेगी। तो किस तरह की सुगमता आएगी और किस तरह की राहत मिलेगी? जो शंकाएं हैं हमारे किसानों की, कई प्रश्न हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो दो ये अधिनियम आए हैं और ये दोनों किसानों के हित को देखते हुए बनाए गए हैं और बहुत दिनों की जो समस्याएं थी उसको चिन्हित करते हुए बनाए गए हैं। एक तो बाज़ार से संबंधित है और जो कृषि उपज है उसका कैसे बाज़ार में किसानों को अच्छे मूल्य मिल पाएँ उसके लिए एक अधिनियम है। और इसमें व्यवस्था ये की गई है कि किसान अभी तक तो APMC के बाज़ार में बेचता था, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि अपना जो भी कृषि का उत्पादन है उसको बेच सकता है। एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो किसान हैं दूरस्थ गांव में बैठे हुए हैं और मंडी तक लेकर के अपने अनाज को आना भी एक बड़ा दुष्कर काम है जी। तो इस तरह की व्यवस्था जिससे कि किसान जहाँ चाहे और चाहे अपने घर से, चाहे अपने खेत से या अपने गोदाम से उस अनाज को बेच पाए या जो भी उत्पादन है उसका बेच पाए, इसकी व्यवस्था पूरे देश में हो जी। और ऐसा नहीं कि एक निश्चित जगह पर जाएंगे तभी हमारा जो भी उत्पादन हमारा है वो बिकेगा। एक बहुत बड़ी बाधा थी किसानों के लिए, वो इस पहले विधेयक से दूर हुआ है कि आप अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकते हैं। पूरे देश में इसकी व्यवस्था है और जैसा व्यापारी कहीं पे भी आता है अपना जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जी, संरचना खड़ा करे और खरीदने की व्यवस्था वहाँ होगी जहाँ से वो खरीद सकता है जी। बिल्कुल। तो और इसके बारे में भी आपसे डॉक्टर सिंह आगे चर्चा जो है वो जारी रखेंगे। आइए रुक कर लेते हैं रुद्र प्रताप सिंह जी का। रुद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप तो खुद एक सफल किसान जो है वो आप हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कर रहे हैं, आपका किस तरह का अनुभव जो है वो कैसा है, क्या बताना चाहेंगे किसानों को? देखिए, ये जो अधिनियम आए हैं ये एक तरीके से सिर्फ किसानों के प्रति नहीं, लेकिन जो काश्तकारी पूरी तरीके से एक व्यवसाय है इसके प्रति एक नजरिया लाने के लिए है। आज सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि किसान जो पैदा कर रहा है वो चीज और जो बाजार में जो बिक रही है, जिस चीज का डिमांड है, उसमें जो गैप है, क्वालिटी का गैप है, जो उसमें एक समझ का गैप है, वो इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि वो अधिकतर क्या होता है, जो खरीदार है, जो क्वालिटी खरीदार है, वो किसान से सीधे संपर्क में नहीं आता है जी। वो एक बिचौलियों के माध्यम से आता है। इस कारण से जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए पूरे ऐसे को जब हम व्यवसाय की तरह देखें या
एक इस तरीके से देखें कि इसमें हम लोगों का क्या आय का स्रोत जो है वो निश्चित किया जा सके, तो फिर आपको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि आज की तारीख में जो चीज मैं पैदा कर रहा हूं उस चीज का लाभ कैसे होता है, वो चीज बिकती क्यों है, उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स के कारण, उसके समय के कारण, किस समय पैदा होकर के किस समय कहां पहुंचना चाहिए, इन सब चीजों की। और ये नाजुकता आप तब सीख पाते हो जब सिस्टम ओपन रहता है, जब खुला रहता है सिस्टम, क्योंकि बीच में सारे हमारे मंडी आ जाती है। मंडी में दो तरह के व्यापारी होते हैं, जो कि हालत के तरफ के होते हैं और सामने की तरफ के होते हैं, और फिर कस्टमर जो खरीदार है, जो कि कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल कस्टमर हो, उसका क्वालिटी रिक्वायरमेंट और उसका पुल जो होता है वो नहीं समझ में आता। इसीलिए जिसे कहना चाहिए एक तरीके से अंग्रेजी में कहा जाता है कि अलाइनमेंट होना, किसान की पैदावार का अलाइनमेंट जो खरीदार है उससे होना बहुत जरूरी है, तभी उसको प्रीमियम मिलता है, तभी उसको पैसा मिलेगा और तभी वो पैसा उसको डायरेक्टली मिलना शुरू होगा जी। तो इस चीज के लिए ये अधिनियम बहुत जरूरी था, क्योंकि अपने यहाँ जो भी देखिए बड़े एमएनसी आकर के खरीदे या बड़ी कंपनी खरीदे वो एक बात है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी एमएसएमईज हैं जो कि आज की तारीख में फूड प्रोसेसिंग में है, और वो एमएसएमईज जब डायरेक्ट खरीदना चालू करेंगी तो वो डेफिनेटली किसान, एमएसएमई अपनी खुद की टीम नहीं रख सकता कि जो सारी चीजें खरीदे, तो किसान जो संगठन है और किसान जो संगठित हो सकते हैं, या चाहे वो 2, 4, 5 किसान हो या एफपीओ के माध्यम से हो, उनका माल का वो हर समय उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और समय पे मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास जो अपनी बार्गेनिंग की ताकत है, आज वो आपके खेत पे आके जब बार्गेन करता है तो आप ताकत में, क्योंकि आप अपना अनाज उठा करके कहीं लेके नहीं गए हैं, आज आप अपनी सब्जी उठा करके लेके नहीं गए हैं, आज आप अपना आलू उठा करके लेके नहीं गए हैं, तो वो खराब होने का डर नहीं है आपके घर में। फिर भी एक टाइम है, मेरे पास 1 दिन का समय है, 2 दिन का समय है, 3 दिन का समय है, मैं 10 जनों से बात कर सकता हूं, जो बेटर दे रहा है मैं उसको बोलूंगा आ जा और ले जा। तो उसको भी क्वालिटी जो चेक करनी है वो मेरे फार्म गेट पे चेक कर रहा है, मेरे खेत पे चेक कर रहा है। मेरा रिस्क नहीं है उसको कैरी करके मैं मंडी ले जाऊं या उसके वहां पे ले जाऊं और वो वहां पे पैसे देगा जी, तो मेरा कैरिंग रिस्क भी कम हो जाता है जी। तो इस माध्यम से अगर मैं देखूं तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। जरूर देखिए कोई भी चीज नया नियम आएगा उस पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग जी, कुछ लोग उसको पॉजिटिवली लेंगे, कुछ लोग उसको नेगेटिवली लेंगे, तो उनको भी तो करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं वो समय के साथ होंगी और पूरा का पूरा सिस्टम ओवरनाइट तो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल रुद्र जी, आपके पास वापस हम जरूर आएंगे और बातचीत आपसे जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। कृषि में सुधार करने के लिए सरकार ने कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं और सरकार का ये उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बने। इस दिशा में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 को शामिल किया है। इसका मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। इस अधिनियम के लागू होने से अब किसान, उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसाय कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब फसल की पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को उपज के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। कृषि में हुए इन सुधारों से किसानों को काफी फायदा होगा।
तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आज हम बात कर रहे हैं फार्मिंग एक्ट 2020 के बारे में। अगर इन अधिनियमों को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें बेहिचक फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61 हमारे नंबर्स हैं। जब भी फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें। आइए इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, इन अधिनियमों में बात की गई है किसानों को बेहतर भाव दिलाने की, तो ऐसे कौन से प्रावधान जो है वो किए गए हैं जिससे कि उनको बेहतर भाव दिलाने की उम्मीद जो है वो जगाई जा रही है? देखिए, बेहतर भाव के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि एपीएमसी की एक व्यवस्था थी जिसमें कि किसान अपने जो भी उत्पादन है लेकर के जाता था और वहाँ बेचता था। लेकिन जब बाजार जगह जगह पर उपलब्ध होंगे, जो व्यवस्था पूरे देश में की जाएगी, और जब उपलब्ध होगा तो किसान स्थानीय स्तर पर बार्गेन कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पहले कोई अवसर नहीं थे। एक जगह निश्चित जगह थी जहाँ पर उनको अपने सामान को ले जाकर के बेचना था जी। लेकिन चूंकि जगह जगह पे मार्केट होगा, पूरे देश में बाजार उनके लिए उपलब्ध होगा। यदि वो यहाँ नहीं बेचना चाहते हैं, दूसरे जगह लेकर के जाना चाहते हैं, तो वो अपने उत्पादन को वहाँ लेकर के जा सकते हैं और वहाँ बेच सकते हैं। और जो एक राज्य से दूसरे राज्य में उत्पाद को जाने के लिए रोक टोक थी, वो सभी व्यवस्थाएं सरकार ने ख़त्म कर दी है और राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार की संकल्पना भारत सरकार ने ली है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के खुलेपन से किसान को ज़्यादा अवसर होंगे और ज़्यादा उत्पादन वो कर पाएंगे, क्योंकि जो खरीदार भी होंगे दूसरी जगह से आकर के अपनी मनचाही वस्तुओं को कहीं जहाँ पे उत्पादन होता है जी, वहाँ से खरीद कर पाएंगे। तो ये जैसे हमारे अभी किसान भाई कह रहे थे कि जहाँ उत्पादकों को फायदा है वहीं जो व्यापारी हैं उनको भी फायदा है। बिल्कुल, उनके लिए भी अवसर खुल रहे हैं कि जगह जगह जाएंगे और किसान जो, और जैसे पहाड़ का किसान है, दूरस्थ के किसान है, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ, वहाँ कोई मंडी की उपलब्धता है नहीं और वहाँ कोई किसान अपने सामान को नीचे से लेकर के पहाड़ पर सड़क पे ले आना और सड़क से लेकर के मंडी तक जाना बहुत बड़ा दूभर काम था जी। ये मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्था होने से जब जगह जगह बाजार होंगे तो किसान को बार्गेनिंग की भी सुविधा होगी। किसान को अवसर होगा कि जो भी खरीदार होगा उससे कह पाए कि भाई हम इस मूल्य पे बेचेंगे, इस मूल्य पे नहीं बेचेंगे, चाहे हमको इतना मूल्य दीजिए, नहीं तो दूसरे मंडी में हमारे पास इतना अवसर है, वहाँ पर हम बेच पाएंगे। तो ये व्यवस्था है और मुझे लगता है कि इससे किसान को भी फायदा भी होगा और जो व्यापारी हैं उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल, तो मोटा मोटी बात ये कहा जा सकता है कि जो किसान हैं और जो व्यापारी हैं उन दोनों के लिए ही जो ये जो अधिनियम है वो काफ़ी जो है वो लाभकारी साबित हो सकते हैं। और इसी विषय पर हमने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी से भी बातचीत की। आइए दिखाते हैं बातचीत की एक झलक। बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी हम आपको उनके साथ जो हमने इस फार्मिंग एक्ट को लेकर जो हमने बातचीत करी और इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। आइए एक बार रुक कर लेते हैं उनका। सर, ये जो 3 कानून अभी बना है सर, कृषि मंत्रालय के भारत सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी सर? देखिए, भारत सरकार में हमेशा ही यह प्रयास रहा है कि किसान को उसकी कीमत की ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उपज की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले, उसकी आमदनी बढ़े, उसकी जो खेती है वो लाभकारी हो। तो इसमें जो 2 बाधाएं थी जो अभी किसान के सामने आती थी वो ये थी कि जब बहुत अच्छी उपज होती थी तो भाव उसको नहीं मिल पाते थे, भाव कम हो जाते थे, और अगर उपज कम होती थी और भाव होते थे तो उसके पास बेचने के लिए ही सरप्लस नहीं होता था। दूसरा समस्या ये थी कि जब मंडी में उपज को लेके किसान जाता था तो केवल जो लाइसेंसधारी व्यापारी हैं वही उस उपज को खरीद सकते थे, तो उसके पास ये विकल्प नहीं था कि वो मंडी के बाहर अगर उसको अच्छी कीमत मिल सकती है तो उसको बेच सके, क्योंकि प्रतिबंध था प्रत्येक राज्य में मंडी अधिनियमों के अंतर्गत कि केवल मंडी में ही उपज बिक सकती है। भारत सरकार की एमएसपी की व्यवस्था लागू थी जो अब भी लागू है, वो विकल्प हमेशा ही किसान के पास उपलब्ध था, पर बहुत बार किसान को जो अच्छी कीमत जिन उपजों की एमएसपी वैल्यू नहीं होती है, जैसे हॉर्टिकल्चर की प्रोड्यूस है, फल फूल सब्जियां हैं और भी बहुत सारी प्रोड्यूस है, जिसकी जो निर्भरता है वो मार्केट के ऊपर है, और अगर मार्केट में
सही एवेन्यूज़ और सही प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो किसान को अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता था। जो ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। नई टेक्नोलॉजी भी आ पाएगी। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब सभी क्षेत्रों में आ गए हैं। हर चीज़ का जो व्यापार है वो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है। तो कृषि उत्पाद जो किसान के हाथ में है उसका व्यापार क्यों ना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो, इसलिए ये सोचा गया कि ये व्यवस्था भी कानूनी तौर पर किसान को उपलब्ध कराई जाए। वो अब इस कानून में उपलब्ध कराई गई है। किसान के अधिकारों का सुरक्षित रखा गया है। उसकी पेमेंट समय पे हो, अगर उसकी पेमेंट को में देरी होती है तो जो व्यापारी है उस पर दंड का प्रावधान हो। जो फसल बिकती है उसकी जो बिक्री का मूल्य है उसकी रसीद किसान को मिले। और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समय पे हो और किसान को उसकी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में मिल पाए। जो दूसरा कानून है जो फार्मिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है, इस कानून में ये प्रावधान किए गए हैं कि किसान जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपनी फसल, आने वाली फसल को बेच पाएँ, तो उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएँ। ये व्यवस्था कुछ हद तक पहले भी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में होता था, पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था थी उसमें कोई एक यूनिफॉर्म कानून, एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। वो व्यवस्था इस कानून से लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर जो कॉरपोरेट है, प्रोसेसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। ऐसी फसल को उगा सकता है जिसका मूल्य उसको अच्छा मिले, जिसका व्यापार कुछ ही बाज़ारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। जो पहले उसके पास तकनीक नहीं थी, उसको अच्छा बीज या पौधे नहीं मिलते थे, अच्छा तकनीकी ज्ञान नहीं मिलता था, वो जो खरीदार है उसके माध्यम से अब उसको मिलेगा और वो अच्छी कीमत की फसल को पहले से ही कीमत निर्धारित करके अपनी उगाने की व्यवस्था कर पाएगा और एक निर्धारित आमदनी उसको होगी जो सामान्यतः किसान समझदारी से देख के ही करेगा कि उसको अगर आमदनी ज़्यादा होती है और उसके अड़ोस पड़ोस के किसानों की जो उपज है उससे ज़्यादा उसको लाभ होता है, तभी वो ऐसे एग्रीमेंट्स करेगा और इससे एक व्यापार की नई संभावना बढ़ेगी, निजी निवेश आएगा, जो वैल्यू चेन है वो बढ़ेगी, जो अभी गैप है वो दूर होंगे और एक्सपोर्ट की मार्केट भी देश के उत्पाद को मिलेगी। इस कानून में भी बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं कि किसान के हितों का संरक्षण हो। उसकी भूमि से संबंधित कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, एग्रीमेंट सिर्फ उत्पाद का हो सकता है, कृषि का जो उत्पाद है। एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर किसान की भूमि पर बनता है तो उसकी मलकियत भी किसान की होगी। अगर कोई रिकवरी की व्यवस्था होती है, अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है तो 150% तक के जुर्माने की व्यवस्था उस व्यापारी पे होगी जो उसका समय पे भुगतान नहीं करता। पर किसान के विरुद्ध कार्रवाई सीमित ही हो सकती है। अगर किसान ने कोई एडवांस लिया है या किसी प्रकार का बीज का उसको प्रदाय किया गया, उसका पैसा भी देना है, तो सिर्फ इस तरह की रिकवरी हो सकती है। मूल्य के उतार चढ़ाव से अगर किसान अपनी फसल को नहीं देता है व्यापारी को, तो किसान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो किसान को छूट है और किसान को ये भी छूट है कि अगर कोई रिकवरी थोड़ी बहुत है जो उसने एडवांस लिया है तो भी उसकी भूमि के खिलाफ रिकवरी नहीं हो सकती, सिर्फ उत्पाद से ही रिकवरी हो सकती है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये किसान को एक तरह से सशक्त करके और संरक्षित करके इस लेवल पे लेके आता है कि वो
किसी भी प्राइवेट व्यापारी के साथ अपना अनुबंध कर सके, अपना एग्रीमेंट कर सके और निडर होके ऐसा काम करे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। जो तीसरा कानून है वो इस संबंध में है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंड किया गया है। पहले क्या था कि जो व्यापारी उपज खरीदते थे किसान की, उनको स्टॉक करने पे सीमा रहती थी, और जब स्टॉक की सीमा है तो अगर किसी व्यापारी की क्षमता भी है खरीदने की तो एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा वो नहीं खरीद पाता था। तो उससे असर ये होता था कि बाज़ार में जो किसान की उपज कोई खरीदार है वो उतने कम हो जाते थे। ये बिल्कुल सही अवधारणा है इकोनॉमिक्स की कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मूल्य निर्धारित होते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है, अगर खरीदार ज़्यादा है तो मूल्य बढ़ते हैं। तो अब जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें ये हो गया है कि जो लिमिट्स हैं, जो स्टॉक की लिमिट्स हैं, वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में या इमरजेंसी सिचुएशन में ही लगाई जा सकती हैं। सामान्य तौर पर ये शर्तें नहीं होंगी, जिससे जो व्यापारी हैं, जो प्रोसेसर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो जितना चाहे उतना किसान से उसकी उपज को खरीद के स्टॉक कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था के आने से किसान की उपज के खरीदार बढ़ेंगे, किसान की उपज की खरीदने में जो लिमिटेशंस थी वो हटेंगी, और वो जो हम शुरू से जो तीनों कानूनों की एक ही अवधारणा है कि किसान की उपज की खरीदार ज़्यादा हो, उनकी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो और किसान को अधिक से अधिक मूल्य उसकी उपज का मिल सके। तो इन तीनों जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं उससे जो हम लोग जो सरकार की तरफ से जो प्रयास है वो ये है कि किसान को स्वतंत्रता हो, किसान अब आगे बढ़ के उद्यमी बने, वो एंटरप्रेन्योर बने और ऐसा फैसला करे जिससे उसकी आमदनी में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो। ऐसी फसलें उगाए जिसका मूल्य बाज़ार में ज़्यादा है, जिसके लिए नए बाज़ार उपलब्ध हो सके और निर्यात में भी भारतवर्ष का स्थान हो और दुनिया भर में भारत का उत्पाद जाए और जिसका सीधा लाभ हमारे किसानों को हो। बिल्कुल, तो अभी आपने काफ़ी विस्तार से जो है वो जानकारी हासिल की इन कृषि अधिनियमों के बारे में, लेकिन चर्चा को भी आगे ज़रूर बढ़ाएंगे और एक एक करके जो सारे हमारे मुख्य बिंदु हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम कृषि अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं, फार्मिंग एक्ट 2020 के बारे में। और अभी हमने ब्रेक पर जाने से पहले तमाम विस्तार से जो है वो जानकारियां हासिल की। अब आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी प्रश्न है इन अधिनियमों को लेकर, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई भी शंका है जिसे मिटाना चाहते हैं, तो फोन कीजिए हमें हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800113060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर्स हैं। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। सिर्फ एक छोटा सा निवेदन, जब भी फोन करें टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रख कर ही अपना प्रश्न पूछें। आइए मैं एक बार रुक कर लेती हूँ रुद्र प्रताप जी का। रुद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो कितने समय से कर रहे हैं और इसके बारे में जानकारी जो है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुई? हम लोगों ने 1996 से शुरू किया था ये सिलसिला। उस समय शुरू हुआ था कि पढ़ के वापस आए थे और कुछ करना था, और तभी ये शुरुआत हुई थी कि काफी सारी कंपनियां
भारत में कुछ बनाना चाह रही थी छोटे स्केल पे, तो उस समय हम लोग के संपर्क में आए दो चिप मैन जो आलू की चिप्स बनाते हैं उनका साथ, और फिर उनका जो चाहिए था उन्हें उस तरह का आलू हमारे यहाँ प्राकृतिक देन थी इंदौर के आस, तो इसे शुगर फ्री आलू कहते हैं, वो पैदा होता था प्रकृति के कारण, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी कि जिससे कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का चिप्स बना सके और उनको कमर्शियली सक्सेस हो सके। तो ये बात जब समझी हम लोगों ने, तो उनकी जो वेराइटीज थी उनका ट्रायल किया, फिर उसको एक उनके हिसाब से जो पद्धति थी उसको बदला, और वो बदलने के बाद उन लोगों को फायदा होने लगा। तो हम तो जुड़े थे, हमारे साथ काफी सारे किसान जो थे हमारे साथ जुड़ते चले गए, और इस तरीके से जिस आलू का हमारे को एवरेज हमारा प्रोडक्शन मुश्किल से एकड़ के पीछे 4.5-5 टन आता था, वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिसेस बेटर हुई उन लोगों के साथ जुड़ करके, तो वो करीब 10 से 12 टन, और वो भी प्रोसेस ग्रेड आलू हम लोग पैदा करने लगे। और जिनका की रेट हमें एक एवरेज में मान के चलूं, एक जमाना था जब हमें 3 रुपए किलो मिलता था, और वही रेट फार्म गेट पे हम लोगों को लगभग 8-9 रुपए किलो मिलने लगा जी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हर समय कोई बहुत ही अच्छी पिक्चर रही, कुछ साल खराब भी रहे, और समय कई बार कंपनियों ने हमें साथ दिया भी नहीं, जब कुछ आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई और क्वालिटी नहीं मैच की, तो कंपनियां नहीं खरीदी नहीं खरीदा आलू, तो फिर हमारे पास उस साल गलत हुआ, तो उस साल हमें नुकसान भी हुआ। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हर समय आपके लिए पॉजिटिव ही चीज रहेगी, हो सकता है बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन अगर हम आज देखें इस 96 से आज तक के सफर में, तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जितने भी काश्तकार थे, जो करीब हमारे 17-18 गांव में हमने ये प्रोग्राम चलाया था, और आज हर काश्तकार अपने आप से खुद इतना बड़ा हो गया है कि उसने खुद अपना दूसरों के खेतों पे भी लेकर के, लीज पे लेकर के आलू की खेती करने लगे और देने लगे। ओवरऑल पॉजिटिव जरूर था, लेकिन उस समय हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि होता क्या था कि जो फैक्ट्रीज थी वो तो सब बाहर थी, जो एक्सपोर्टर थे वो बंबई बैठे थे। अब माल अगर हमारे को भेजना था इंदौर से उठा करके, चाहे क्योंकि वो फैक्ट्री पे या वो एक्सपोर्टर के पास, तो बंबई में घुसो तो उसका एपीएमसी एक्ट था, आपको वहां पे अंदर नहीं घुसने देते थे, उनका कार्टलाइजेशन था, बड़ी परेशानी हुई इस समय। तो अब इन चीजों से ये जरूर हुआ कि जो अच्छा काश्तकार है, जो अच्छे से उत्पाद कर सकता है और संगठित तरीके से उत्पाद कर सकता है, उससे कंपनी डायरेक्टली खरीदने लगेगी, तो 2 पैसे और ज्यादा ही मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक और चीज बहुत अच्छी होने वाली है कि अभी तक अपने देश में कभी भी कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो ऑनर नहीं हो पाते थे, और वो इसलिए ऑनर नहीं हो पाते थे क्योंकि अपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आ जाता था जी। तो वो एक्सपोर्टर जो था वो साल भर के रेट कॉन्ट्रैक्ट करके हिंदुस्तान से चीजें नहीं ले आना चाहता था, तो वो जब आने लगेगा तो डेफिनेटली वो भी चीज आएगी, तो उससे काश्तकारों का फायदा होगा। आज मेरे जैसे लोगों को फायदा होगा, हर काश्तकार को फायदा होगा, और ये जब चीज आएगी तो एक सीधा संपर्क साधा जाएगा काश्तकार के बीच में, और जो उस चीज को बनाता है उससे कोई चीज, या जो कस्टमर है उसका, और उसके कारण जो डेवलपमेंट होता है, हर खेती एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, तो उसकी एक डेवलपमेंट साइकिल होती है ना, 1 साल की नहीं है, सालों दर साल डेवलपमेंट होता है, उसका क्वालिटी इंप्रूव होती है, चीजें इंप्रूव होती हैं, आपकी पद्धति इंप्रूव होती है, तो वो जब आपस में एक दूसरे से, क्योंकि एक फाइनेंशियल डीलिंग होने लगेगी, तो वो चीज का एक जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट होगा, बिल्कुल वो फास्ट होगा, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी किसान की, तो किसान जो पैदा करेगा उसकी वैल्यू बेटर होगी, वैल्यू बेटर होगी तो किसान को पैसा बेटर मिलेगा। जी बिल्कुल। रुद्र जी आपके पास फिर से वापस आएंगे। डॉक्टर सिंह, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अब तक जो मंडियों में जो कारोबार होता था वो बिचौलियों के रहने से होता था, तो अब बिचौलियों की जगह कौन ले लेगा यहाँ पर? नहीं, देखिए, पहले बिचौलिया खरीद करके बड़े व्यापारियों को बेचते थे, व्यापारी और आप कह सकते हैं कि जो किसान है उसके बीच में बिचौलिए थे, और सीधा माल अपना किसान व्यापारी को नहीं बेच पाता था। तो अब जो व्यवस्था की गई है कि व्यापारी यदि कोई खरीदना चाहता है तो सीधे किसान के संपर्क में आ सकता है और ख़रीदारी कर सकता है। इसमें एक बात ज़रूर समझने की है कि जो किसान है यदि अपने सामान को बेचना चाहता है, और जो भी व्यापारी उसके पास आते हैं, तो
तो सीधे बातचीत करके तय कर सकते हैं कि हम इतना उत्पादन करेंगे, आप मेरे यहाँ से ले जाइए जी। तो जो व्यवस्थाएं पहले नहीं थी, पहले उनको जैसे अभी आप हमारे किसान भाई बता रहे थे कि एपीएमसी के बाज़ार में ही जाना है, वहीं पे अनुमति है कि आप सामान की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, बाहर आपको सुविधा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि उत्पादन हमने किया, खरीदने वाला दूसरा है, लेकिन बीच का बिचौलिया जो लाभ कमा रहा है, इससे किसान को भी लाभ नहीं मिलता, व्यापारी को भी, उसमें किसानों को सीधे। और इसीलिए जब ई ट्रेडिंग की बात कही जा रही है कि जब अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म होंगे तो उसमें सीधे कंपनी और जो खरीदता है सामान, दो ही बीच में होते हैं, बीच में कोई दूसरा नहीं होता। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी पहल है कि किसान, और जैसा कि अभी हमारे किसान भाई ने कहा, बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो दूसरे किसानों की ज़मीन लीज पर लेकर के खेती कर रहे हैं बड़े पैमाने पर और व्यापार कर पाते हैं। तो ये दोनों ही सुविधाएं हैं जो कि मुझे लगता है कि बड़ी उपयोगी हैं कि किसान कहीं भी अपना सामान बेचे, पहले से तय कीमत पर बेचे और अपने घर के पास बेचे, चाहे अपने गोदाम से बेचे, या व्यापारी अपना कोई दूसरा केंद्र बनाता है वहाँ पर बेचे। जी बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट और टैक्स की कमी में भी जो है वो बात की जा रही है कि आएगी, इससे जो किसान है इनको किस तरह से लाभ मिलेगा, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आइए हमारे एक किसान ने इनके बारे में कुछ कहा है, जानते हैं उनके विचार। आज मोदी जी ने किसान को दिखाया है, किसान को खुला बाजार दिया है, किसान को उसके काम की सही कीमत जहां मिलेगी वो रास्ता मोदी जी ने आज किसान को दिया है। किसान आज तक लुटता पिटता बर्बाद होता, ज़्यादा पैसे लगाकर अपनी ही उगाई हुई वस्तु की कीमत नहीं लगा सकता था। मोदी जी ने वो चीज़ आज किसान को दी है। किसान को अपनी वस्तु की कीमत खुद लगाने का हक मोदी जी ने दिया है। मोदी जी का बार बार धन्यवाद। किसान ओपन मार्केट में जा सकता है, वो अपनी मर्जी की जगह अपनी वस्तु को बेच सकता है, उसकी कीमत वो खुद तय कर सकता है, वो उसको अपने हिसाब से जहाँ जी करे वहाँ ले जा करके उसको बेच सकता है। अगर उसको वहाँ उसका वाजिब दाम नहीं मिलता है तो वो उसको मना भी कर सकता है। किसान ने जो मंडी का तंत्र था, जो बिचौलिए का जो तंत्र था, उस तंत्र से बाहर निकालने के लिए, जिसके लिए आज तक किसान लगातार आवाज़ उठाता रहा है कि उसको भी उसकी चीज़ की कीमत लगाने का हक होना चाहिए जी, लेकिन उसको कभी नहीं मिला। मोदी जी ने इस तरफ देखा, मोदी जी का धन्यवाद। किसान को अपनी कीमत खुद तय करने का हक दिया, उसके लिए बार बार धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये जो विन विन सिचुएशन है डॉक्टर सिंह, इसे कहा जा सकता है, चाहे वो हमारे किसान हो चाहे व्यापारी हो। और हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट की लागत की और टैक्स में कमी की, तो इससे किसानों को किस तरह से आर्थिक लाभ जो है वो मिल सकता है? नहीं, ये तो सीधा लाभ है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यदि मेरा तो इस बिल में कहना ये होगा कि जो फायदा, जी जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि यदि हमें अपना कोई किसान के रूप में सामान बेचना है, हमें अपने सामान को मंडी में लेकर के जाना पड़ेगा, और मंडी दूर है घर से तो उतना ही अधिक ट्रांसपोर्ट की कीमत हमें देनी पड़ेगी, ट्रक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जब पास में कोई मंडी होगी और जहां हम बेच सकते हैं, और एक ही नहीं बहुत सारे अल्टरनेटिव होंगे, अवसर होंगे, तो एक जो ट्रांसपोर्ट पे या कह सकते हैं कि यातायात पे या वाहन पे जो व्यय होने वाला है वो व्यय अब नहीं होगा किसान का, दूर नहीं बेच पाएगा। दूसरा, जो मंडियों में टैक्स लगता है, बहुत सारे सरकारों के जो एपीएमसी की मंडी हैं उसमें टैक्स लगता है, कई जगह 7 से 8% लगते हैं, तो टैक्स भी किसान को नहीं देना पड़ेगा। तो एक टैक्स किसान को वहाँ नहीं देना पड़ेगा, दूसरी कोई भाड़े की दूर अपने सामान को लेके नहीं जाना है। तो दोनों तरफ से ही जब ये किसान को बचत होगी तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि उसके आय में किसान की वृद्धि होगी। बिल्कुल। और चर्चा को यहाँ पर आगे जरूर बढ़ाएंगे। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी
और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम कृषि अधिनियम 2020 के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जितनी भी आशंकाएं, जितनी भी शंकाएं आप लोगों के मन में हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर AK सिंह जी और साथ ही मेरे साथ जो ऑनलाइन है वो मौजूद है रुद्र प्रताप सिंह जी, जो कि एक सफल किसान हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो करते हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रुद्र जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आप जैसे कई किसान ऐसे हैं जो आज के समय में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और आज हमारे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ये करने के लिए, तो इससे आमदनी में जो है वो किसानों के कितना फर्क पड़ता है, इसके बारे में आपका अनुभव क्या है, क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, आलू की खेती में जो हम लोगों का एवरेज जो हम लोग को पर केजी रेट मिल रहा था वो मुश्किल से 4-5 रुपए लग रहा था, और वही जब 3 साल 4 साल के बाद हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट आने लगा और क्वालिटी निकलने लगी तो वो 8 रुपए 9 रुपए किलो हुआ। और काफी मतलब आमदनी की अगर हम बात करें तो आप मान के चलिए कि डेवड़ी आमदनी आपकी लगभग बढ़ जाती है। और उसका दूसरा कारण एक और है, आप समझिए इस चीज को कि जब एक काश्तकार कोई भी चीज उठा करके लेके जाएगा और मंडी लेके जाएगा तो मंडी में भी उसकी एक तुलाई की, उसकी भराई की, खाली कराई की इसकी कीमत लगती है, और वो कीमत फिर वापस जो वो बड़े व्यापारी को बेचता है तो वापस लगती है ना। ये जो सारी कीमतें हैं अंततः तो फसल पे आती है ना जी। तो जब यही चीज आप किसी को सीधे देंगे तो वो सारे की सारी कीमतें करीब करीब आधी तो बटी जाती हैं, तो आपको आधा फायदा उसमें भी कीमत में मिलने लगता है। हाँ, आपको संगठित होकर के इस चीजों की बात करनी पड़ती है, तो जिससे कि जो बड़ी कंपनी है, जो बड़े लोग, जो MNCs हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे आप संगठित होते हो तो आपके पास एक शक्ति आती है जिससे कि आप उनसे बार्गेन कर सकते जी। रुद्र जी, यहाँ पर एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि जैसे कि कहा गया है कि जैसे जो व्यापारी हैं वो अपनी मांग जो है वो किसानों के आगे रख सकते हैं, वो उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह का जो फसल है उसका उत्पादन चाहिए। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है और ऐसे में किसान क्या वो उत्पादन जो व्यापारी है उनको दे पाते हैं? अनुमान हो जाता है, लगभग हो ही जाता है, लेकिन काफी अड़चने भी रही थी। अड़चने इसलिए रही थी कि क्योंकि गिने चुने लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पा रहे थे। अब वही चीज करने के लिए बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो आपके अब किसान को मतलब अगर आप मेरा खुद का मेरे से पूछे तो मेरे लिए पहले मैं सिर्फ 3 जनों को भेज पाता था, अब मेरे लिए 10 खरीदार खड़े हो गए जी। तो जो मुझे बेहतर भाव देगा, जो मुझे बेहतर सुविधाएं देगा, जो मेरे से बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा, मैं उसको बेचूंगा। तो बार्गेनिंग की पोजीशन तो स्ट्रांग होगी किसान की, डेफिनेटली स्ट्रांग। तो आप कह सकते हैं कि किसान का भी इसमें जो है वो से होगा।
जी हाँ, काफी हद तक, क्योंकि कई जैसे हमारे मध्य प्रदेश में मंडी अधिनियम से सब्जियों को बाहर कर दिया था, और उसके बाहर होने के बाद हम लोगों को काफी फायदा हुआ, क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से बात कर सके। लेकिन फिर भी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी अड़चन थी कि अगर वो दूसरे प्रदेश में है और वहां पे सब्जियां और आलू और ये चीजें अधिनियम से बाहर नहीं हुए, मंडी अधिनियम से, तो उनको लाइसेंस के माध्यम से जाना पड़ता था, और लाइसेंस के माध्यम से जाने के पीछे वो लोग फिर कतराते थे, क्योंकि जो मीडियम स्केल की एमएसएमई जिन्हें कहते हैं, वो कतराने लगी थी खरीदने से जी। उनके पास ना इतना रिसोर्स था। लेकिन अब वो सब खरीदना ऑलरेडी जब से ये हुआ है, तो तब से हमारे से काफी संपर्क में आ गए छोटे उद्योग थे, मिड स्केल के उद्योग थे, वो लोग अब आ रहे हैं, और मिड स्केल का उद्योग ज्यादा पैसे देता है बनिस्बत बड़े उद्योग के। जी बिल्कुल। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, एक और किसान हमारे साथ हैं जो अपने विचार इसको लेकर हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम अकेश नेहरा, मेरा गांव गुड्डा और तहसील जज्जर है। मैं एक 4 एकड़ ज़मीन का छोटा सा किसान हूँ, और मोदी जी जो अभी ये 3 अध्यादेश लेके आए हैं, कृषि विधेयक लेके आए हैं, ये हम जैसे किसानों के लिए, पूरे भारत देश के किसानों को समृद्ध करने के लिए, हमारा सीधा सा काम, हमारी फसल का उचित दाम ये हमें मिले, हमारा भी परिवार पले। हम देश के हमेशा से अन्न भंडारण को हमेशा से बढ़ते आए हैं, हमने अपने पसीने से अपनी ज़मीन को सींचा है, लेकिन हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई धोखा जरूर है। वो चाहे मंडी में हुआ है, चाहे कई बार क्या होता है, हम मंडी में अपनी फसल दे के आए, पहले क्या करते थे कि ये लोग पैसे के कह देते हैं, हाँ तुम्हारे इतने पैसे बन गए हैं, लेकिन कभी समय पे हमें पैसे नहीं मिल पाए। हमें जाके साहूकारों पर अंगूठा लगाना पड़ता था, तब हमें पैसे मिलते थे। वो कब पैसे देंगे, कई बार होता था कि मंडी में से भाग गया। मोदी जी ने सबसे पहले सबके यानी कि हमारे किसानों के पैसे हमारे अकाउंट में भेजने शुरू किए। बिचौलियों को पीछे हटाने का रास्ता एक तरफ से निकलता आया, और खेती के अंदर अब जो एमएसपी की बात हो रही है, भाई मुझे नहीं पता कोई और क्या समझता है, लेकिन हम जो समझते हैं, हम एक बात समझते हैं कि एमएसपी इस देश में जब तक किसान रहेगा, एमएसपी यूं का यूं लागू रहेगा। बिना एमएसपी के खेती के बारे में बात कर ही नहीं सकते, और ये देश कृषि प्रधान है, इसलिए एमएसपी तो यहाँ पे लागू रहना भी चाहिए हमेशा के लिए। बिल्कुल। तो जो किसान जो है वो हमारे देश के, वो भी अपनी बात जो है वो इसको लेकर आगे रख रहे हैं, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो ये जानते हैं कि हमारी सरकार जो है वो उनके लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे कि उनकी आमदनी को दोगुना किया जा सके, और साथ ही साथ समय के साथ जो बदलाव हैं उनके अंदर भी किसानों को शामिल किया जा सके, और समय के साथ उन्हें भी चलाया जा सके, जिससे कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। और इसी के साथ वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए, और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं। और मिट्टी की गुणवत्ता को
बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम कृषि अधिनियम 2020 के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. सिंह जी और साथ ही ऑनलाइन मौजूद हैं रुद्र प्रताप सिंह जी, जो कि एक सफल किसान हैं, और इनसे बातचीत हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रुक करते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, जैसे कि ये अधिनियम जो है वो किसानों को बाहर जाकर व्यापार करने की अनुमति देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के मन में ये शंका आज भी है कि इससे मंडियों का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। ये कहां तक सत्य है? नहीं, सरकार ने बार बार कहा, पार्लियामेंट में भी कहा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आश्वासन आया कि जो एपीएमसी की मंडी हैं जैसे हैं वैसे बनी रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी। बल्कि सरकार ये भी सोच रही है कि उनको भी कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, क्योंकि देश इतना बड़ा है कि कोई एक विकल्प से इस देश में किसानों की संख्या को देखते हुए काम नहीं चलने वाला है। तो सरकार एपीएमसी मंडी को भी चालू रखना चाहती है, उन्हें और सशक्त बनाना चाहती है, और साथ ही जो दूसरे अवसर हैं जहाँ पर कि खुला बाजार हो, कोई कहीं से भी खरीदारी कर सके, उसकी भी व्यवस्था कर रही है। तो ये आशंका निर्मूल है कि एपीएमसी की मंडियाँ ख़त्म होंगी और किसान जो वहाँ पर एमएसपी प्राप्त करता था वो नहीं मिलेगा। ये आशंकाओं को निर्मूल आशंकाएँ हैं जो कि हटाने की ज़रूरत है, किसी के मन में नहीं होना चाहिए। सरकार ने बार बार स्पष्टीकरण दिया है कि एपीएमसी की मंडी रहेगी, जगह जगह खुले बाजार होंगे, लोग खरीदारी कर पाएंगे, बेच पाएंगे अपने अपने जगहों पर, और एमएसपी जो पहले से दिया जाता था वो दिया जाता रहेगा। और यदि इस साल का भी एमएसपी की आप आंकड़े देखती हैं तो ये पता लगेगा कि 50 रुपये से 300 रुपये तक वृद्धि एमएसपी में विभिन्न फसलों पे की गई है। तो ये सरकार की तरफ से संकल्प है। और यदि खास करके धान की खरीदारी की बात करें या दलहन तिलहन की खरीदारी की बात करें, पिछले जो 2-3 सालों में हुए हैं और उसके पिछले के 2-4 या 5 सालों की बात करें, उसकी तुलना में कई गुना अधिक किया गया है, रुपए के रूप में भी और खाद्यान्न के रूप में भी जी। तो ये दोनों विषय हैं जो कि चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार और अवसर प्रदान करना चाहती है, ऐसा नहीं कि कोई ऑलरेडी कोई व्यवस्था है उसको रोकना नहीं चाहती, वो व्यवस्था चालू रहेगी, लेकिन साथ में और भी व्यवस्थाएं हों। तो ये एक विकल्प जो है वो किसानों के लिए है, लेकिन ये जो एक विकल्प है ये किसानों की बेहतरी के लिए है। लेकिन आज तक जैसे मंडियों में अब आज भी ये बात कही जाती है कि बिचौलियों का जो है वो वर्चस्व रहता है, किसान को अपनी उपज का सही भाव जो है वो नहीं मिल पाता। लेकिन अब ये जो अधिनियम है इनके तहत किसान जो है वो खुद ही व्यापारी के साथ सीधे संपर्क में जो है वो बात कर सकते हैं। आइए रुक करते हैं हमारे एक और किसान भाई का और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस अधिनियम को लेकर। मेरा तो इस बिल में कहना ये होगा कि जो फायदा अब इस बिल से होने वाला है ना, मैं तो खुद छोटी सी एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था, मैंने तो ये खुद मन बना लिया कि ये प्राइवेट 10-12 हज़ार की नौकरी छोड़ के मैं तो खेती करूँगा। अब तक तो पिताजी खेती करते थे, लेकिन अब हाथ बटाऊंगा, मेरे को ये लग रहा है कि नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 10-12 हज़ार की नौकरी से तो अच्छा 40-50 हज़ार मंथली इनकम मेरी खेती में हो जाएगी। लोग जो गलत सोच रहे हैं उसका मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो तय है, एक तो लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि भाई कोई ज़मीन अगर लीग पे दे दी तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, केस वगैरह चलेंगे ना। तुरंत इस बिल में ये स्पष्ट है कि उसी जगह पे स्पष्टीकरण हो जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दूसरा, हम अपनी खेती में जो भी उपज करांगे, जो भी उपज करने वाले हैं उसको हम अपनी खेत से हमें मतलब व्यापारियों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, व्यापारी खुद हमारे खेत से सामान को ले जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है, और कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से छोटे किसानों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है, वो भी बहुत अच्छा लगा। बाकी इस जो बिल का हम तो दिल से स्वागत करते हैं।
तो जो हमारे किसान भाई हैं वो दिल से जो है वो इस बिल का स्वागत करते हैं। और चलते चलते आइए एक बार रुक कर लेते हैं रुद्र जी का। रुद्र जी, क्योंकि समय की कमी है तो संक्षेप में आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब एक किसान की जो एक दिल की आवाज है वो एक किसान तक पहुंचती है तो उसका असर जो है वो अलग ही होता है, क्योंकि आप एक सफल किसान हैं और वर्षों से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। इसको लेकर एक आखिरी आपके कुछ मैं शब्द जो है वो जानना चाहूंगी कि किसानों को क्या सलाह देंगे, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना रहेगा कि ये नियम एक तरीके से अब हर किसी के लिए फायदेमंद है। जरूर हमें थोड़ी बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेंगी कि जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको समझना, तो हम किसी से मदद लें कि वो कॉन्ट्रैक्ट में सही टर्म्स हैं कि नहीं है, वो चीजें थोड़ा सा हर किसी को ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है और यह अपने फायदे के लिए है, काश्तकारों के फायदे के लिए है। और अंततः समय के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जरूर एक तरीके से वृद्धि करके देगा किसानों जी। बिल्कुल। तो रुद्र जी, दूसरी चीज जो एक और करेगा, ये हिंदुस्तान की जो प्रोड्यूस है, जो सबसे उससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मैम, जो आपको सॉरी आपने कम समय दिया जी, वो इंटरनेशनल जॉब मार्केट में उसकी फुटप्रिंट देने में ये कामयाब कर भी देगा। और जब आप दुनिया के लिए जब एक्सपोर्ट करोगे खाना, तो किसानों का बेहतरी होगी। सबसे बड़ी चीज, क्योंकि देखिए अपन एक्ट का एक ही हिस्सा देख पाए हैं, दूसरा हिस्सा वो भी है और उसके कारण हमें बहुत बड़ा फायदा होगा आने वाले समय में। धन्यवाद। बिल्कुल। तो रुद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते डॉक्टर सिंह, आपसे भी जानना चाहूंगी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए? देखिए, मैं जहाँ तक इसको देखता हूँ कि किसान भाइयों को अवसर है कि जैसे बार बार आशंका की जाती है कि छोटे किसान हैं, इससे कैसे लाभ कमाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने दूसरी स्कीम्स भी चलाई हुई, जैसे कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है, और एक किसान अपने को अकेला नहीं बल्कि 1000 या 2000 किसानों का जो समूह होगा एफपीओ का, उसमें जुड़ेगा और 2000 किसानों का मिल करके एक खेत होगा। तो छोटा खेत नहीं बल्कि बहुत लोगों का मिल करके बड़ा खेत होगा और सभी उत्पादन करेंगे। और व्यापारियों से जब समझौता करेंगे तो जैसे ये कहा जा रहा है कि जिस तरह का उत्पादन चाहिए, यदि किसी देश को भेजना हो, उनकी विशेष आवश्यकता है, तो ऐसा उत्पादन किया जा सकता है। सब लोग मिल करके करेंगे किसान, और चूंकि सब एक साथ करेंगे, संगठित करेंगे, तो उनको कृषि निवेश को भी इकट्ठा करने में आसानी होगी, जो टेक्नोलॉजी है उसको भी प्राप्त करने में आसानी होगी, और बाजार चूंकि आपके दरवाजे पे ही खड़ा होगा, जो नई व्यवस्था आई है, तो उनको बाजार भी अच्छा मिलेगा। और बार बार ये कहा जा रहा है कि एमएसपी का रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल एपीएमसी का रास्ता खुला हुआ, वहाँ तो आप जैसे करते थे वैसा करते रहिए, लेकिन साथ में ये भी है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से डरने की कोई बात इसलिए भी नहीं है, ये नया कोई विषय नहीं है, बल्कि अधिनियम का रूप दिया गया है अपने देश में। और यदि आप देखें, पोल्ट्री का सेक्टर है, जितना भी हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है या सब्जियों का है, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर किसान और व्यापारी मिल के आपस में करते हैं जी। लेकिन वो समझौते को कोई कानूनी जामा नहीं था, कोई मान्यता नहीं थी, और किसान कई बार उसमें धोखा खाते थे। तो वो किसान धोखा न खाए, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की है जी। इस तरह का एक्ट लाया है जी। जिससे कि किसान सुरक्षित रहेंगे। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जमीन के ऊपर कोई भी आपका समझौता, मतलब उस पर कोई जमीन को लीज नहीं करना उन्हें, बल्कि जो उत्पादन उस पर करेंगे जी, उसके लिए समझौता होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है। बिल्कुल। तो कोई डरने की बात नहीं, बल्कि उत्साहजनक बात है, और बहुत दिनों से इसकी डिमांड अपने देश में थी। बिल्कुल। तो डॉक्टर सिंह, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां जो है वो कृषि अधिनियम के संदर्भ में आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज आपने कृषि अधिनियम 2020 के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। जो भी शंकाएं आपके मन में हैं, हम उम्मीद करेंगे कि वो जरूर दूर हुई होंगी। अब आपको आइए बता देते हैं कि हमारे कल के हेलो किसान कार्यक्रम का क्या विषय रहेगा। कल हम बात करने वाले हैं रेशम कीट पालन के बारे में, और साथ ही बात होगी पराली प्रबंधन की। तो इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप कुछ भी पहले से ही हमें अपने प्रश्न लिखना चाहते हैं, तो आप हमें
ईमेल आईडी हमारा नोट कीजिए, hellokisan2015@gmail.com। ये आईडी है हमारा, इस पर आप अपने प्रश्न पहले से भी भेज सकते हैं। साथ ही फेसबुक के जरिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी प्रश्न लिख सकते हैं। और अगर हमारे टोल फ्री नंबर पर अगर आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो नंबर भी नोट कीजिए, 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।